This conference will now be recorded. Okay, so Azure Fundamentals Easy 900 कोर्स में अब नेक्स्ट हम डिस्क्राइब एजूर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज इसी में हैं, इसी को हम कवर कर रहे हैं। और इसमें आज का टॉपिक जो है वो एजूर डीएनएस है। अब इसकी अ, वजह क्या है कि ये बाकी टॉपिक्स जो है मैंने थोड़ा सा इनको पीछे किया है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। एजूर डीएनएस जो है वो इन सब से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको मैं जरा एक प्रेजेंटेशन देके उसका जरा चीजें क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आगे हम कुछ इंट्रीज करें डीएनएस की, कुछ चीजें वेबसाइट्स हम लाइव करें, तो उसमें आसानी हो और आपको उसका आइडिया हो सके। मेरी ये कोशिश होगी कि हम वेबसाइट्स या उनकी सब डोमेन्स, एक हम एक वर्चुअल मशीन से लाइव करें, दूसरी हम वेब ऐप से एक वेबसाइट लाइव करें, और तीसरी हम डॉकर की सर्विस है एजोर की, उससे करेंगे हम लाइव कंटेनर्स में। तो ये तीन वेबसाइट्स हम लाइव करेंगे फ्यूचर के अपने लेक्चर्स में। कल तक इंशाल्लाह, आज या कल तक इंशाल्लाह एक वेबसाइट हमारी लाइव हो जाएगी। तो डीएनएस, एजोर डीएनएस हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन डीएनएस जहां पे भी हो उसका एक ही किस्म का रोल है, एक ही किस्म के उसके रिकॉर्ड्स हैं। एजूर में भी डीएनएस है, एडब्ल्यूएस में भी है, बाकियों में भी है। तो डीएनएस का रोल हर ऑफिस में है, हर आईएसपी में है, हर घर में है, हर क्लाउड में है, हर जगह इसका रोल है। इसके रिकॉर्ड्स हैं, इसके रिकॉर्ड्स आज से मेरे ख्याल में शायद कोई 1969 में या 70 में शायद इंटरनेट के स्टार्ट में, स्टार्ट के 4-5 साल में आई गेस वहां पे उस टाइम बने होंगे, 70s में लेट्स से बने होंगे। लेकिन वो रिकॉर्ड्स अभी तक वही हैं। तो लेट्स से 3-4 रिकॉर्ड्स हैं, आपको उन 3-4 रिकॉर्ड्स का आइडिया हो जाए तो आप डीएनएस में अपने रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी आप लेट्स से आगे अगर 50 साल आपकी जिंदगी है तो वो आपको एक नॉलेज रहेगा। तो ये लेट्स से 1 घंटे का हम इस प्रेजेंटेशन में ये डीएनएस को कवर करेंगे, लेकिन ये आपके सारे आगे चलता रहेगा। तो डीएनएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, डीएनएस है क्या? डीएनएस नेम रेजोल्यूशन है। मोस्टली आपको आइडिया होगा इसका कि आईपी google.com अगर आपने ब्राउज करनी है तो वो रिजॉल्व होता है आईपी पे, और फिर आप उसको ब्राउज करते हैं। तो बिल्कुल वही उसी डीएनएस की हम बात कर रहे हैं। और आईपीज रिमेंबर करना इजी नहीं है, इसलिए डीएनएस में हम को यूज करते हैं और डोमेन नेम्स को हम यूज करते हैं। डोमेन नेम, वेबसाइट नेम, google.com, yahoo.com, और ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें वेबसाइट नाम मिल जाते हैं। और आईपीज हमारी दो किस्म की आईपीज हैं, IPv6 हैं, IPv4 है। दोनों जो हैं पॉसिबल हैं, सपोर्टेड हैं इसमें। अच्छा, डीएनएस जो है इसको हार्ट ऑफ द इंटरनेट कहते हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेटाबेस है वो शायद डीएनएस का है। अब तो वैसे डाटा साइंसेज आ गई हैं, अब तो शायद ना हो, लेकिन ये कि चंद साल पहले हम यही देखते थे कि सुनते थे कि सबसे बड़ा डेटाबेस जो है, क्योंकि ये स्कैटर्ड है, ये हर जगह है, रिकॉर्ड्स इसके कहीं ना कहीं पे जरूर पड़े होते हैं। तो इस लिहाज से इसको इसके कहते हैं रूट नेम सर्वर्स हैं, उन पे हमारे डीएनएस के रिकॉर्ड्स होते हैं, और वहां से फिर बाकी जो कैशिंग नेम सर्वर्स हैं वहां पे वो चीजें कॉपी होती रहती हैं। तो ये फाइल बेस्ड डाटाबेसेस हैं, छोटी छोटी फाइल्स हैं, उनमें ये सारा डाटा रखा गया है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। तो ये कंप्यूटर्स आपस में हमें सामने नजर नहीं आ रहा होता है, लेकिन बैकएंड में एक दूसरे को वो डीएनएस के रिकॉर्ड्स एक दूसरे को दे रहे होते हैं। और एक मेन सेंट्रल, एक तो नहीं बहुत सारे मेन लोकेशंस हैं जहां पे वो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और आपस में ये कम्युनिकेट करके एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो डीएनएस को हार्ट ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। एक ये भी है कि डीएनएस पे अटैक्स होते हैं, लेट्स से
फ्यूचर में मेरा ख्याल है कि ये शायद हो भी जाए इस तरह का, और हुए भी हैं, डीएनएस पे अटैक्स भी हो जाते हैं, और डीएनएस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डाउन करने के लिए कोशिश की जाती है, और लेट्स से वो डाउन हो जाता है, तो वेब सर्वर्स अप हैं, डेटाबेस सर्वर्स अप हैं, आईएसपीज अप हैं, इंटरनेट अप है, सब कुछ अप है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको एक दूसरे की आईपी का पता नहीं है, और आप ब्राउज करेंगे कोई भी वेबसाइट और आपको वो नहीं मिलेगी क्योंकि डीएनएस डाउन है। बहुत हेल्पफुल होता है, लेट्स से आपके पास डीएनएस की नॉलेज हो तो बहुत इजी होता है आपको अंडरस्टैंड करना, स्पेशली जब हम ब्राउज करते हैं तो हमारे पास कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो डिफरेंट किस्म के एरर्स होते हैं। उन एरर में लेट्स से आपको अगर लिखा हुआ कहीं पे आए कि डीएनएस एरर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इश्यू जो है ये डीएनएस से रिलेटेड है, और मैंने इसका डोमेन लेवल पे हल निकालना है, ना कि मैं वेब सर्वर पे जाके वहां वेब सर्वर पे अपनी कोशिश करूं कि यार ये क्यों क्या नहीं हो रहा। तो वो बहुत इजी हो जाता है आपको डिटेक्ट करना कि इशू कहाँ पे है। इट इज वन टाइम लर्न टास्क और इट लास्ट फॉर डेकेड्स। डेकेड्स मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया था तो वो रिकॉर्ड्स थे, अभी तक वही रिकॉर्ड्स हैं। मेरा इनफैक्ट जो लास्ट फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था तो वो मैंने किया था डीएनएस में, अपाची में और मुख्तलिफ सर्विस के टेक्नोलॉजीज हैं उसमें किया था, और उस टाइम डीएनएस का जो जो चीजें मैंने लर्न की थी वो अभी तक मेरे कैरियर में वो सारी उसी तरह से चल रही हैं। इट हेल्प्स यू अवॉइड टेकिंग हेल्प फ्रॉम आईटी टीम, आपको इजीली आइडिया हो जाता है कि क्या है और आपको इतनी ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। मस्ट स्किल फॉर बिजनेस, इवन बिजनेस ओनर्स के लिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। बिजनेस ओनर्स के लिए क्यों मेंशन किया है? क्योंकि जो डोमेन नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। google.com एक डोमेन जो नाम है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी वर्थ जो है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज या डॉलर्स जो भी है उसमें आप कह सकते हैं। तो उस डोमेन नाम नेम जो है उसकी ओनरशिप जो है वो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब आपकी डोमेन की ओनरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके डीएनएस के चंद रिकॉर्ड्स हैं, आप आईटी टीम को दें या आगे के डेवलपर को दें तो वो आप एक रिस्क कर रहे हैं, आप बजाय इसके वो चंद रिकॉर्ड्स हैं आप खुद से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो बिजनेस ओनर्स जो है अक्सर जो मेन उनकी वेबसाइट होती है उसका वो अपने पास ही रखते हैं उसके एक्सेस। दोबारा मैं ये इस पे फोकस और इस पे इंपॉर्टेंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, डीएनएस और वेब सर्वर। जब जो भी आप काम कर रहे हैं दो चीजें ये आपके यूज में आएंगी, एक डीएनएस होगा दूसरा वेब सर्वर होगा, उसी से आपकी वेबसाइट अप होगी। इनफैक्ट डीएनएस जो है उसका रोल, लेट्स से वेब सर्वर के अलावा कोई डेटाबेस सर्वर है, अगर आपकी वेब सर्वर में कोई कनेक्शन स्ट्रिंग है उसमें कोई यूआरएल दिया गया है तो वो भी आपका डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो भी उसमें डीएनएस से रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो फिर डीएनएस और डेटाबेस सर्वर दोनों का हो गया। लेकिन मेन मैंने सिर्फ वेब सर्वर का मेंशन किया है ताकि इजी रहे आपको अ, इसको एक्सप्लेन करना और आगे जाना। अच्छा, एजूर में डीएनएस जो है वो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसको सेटअप किया हुआ है। 4 डीएनएस सर्वर्स आपको मिल जाते हैं जिससे आपको लेट्स से कोई एक डाउन होता है तो दूसरा जो है अवेलेबल होता है, और वो रिकॉर्ड जो है आपके वो सेफ रहते हैं। लेट्स से आप डोमेन कोई परचेज करते हैं गोडैडी से, एज्योर पे आप उसके डीएनएस रखते हैं, तो गोडैडी पे वहां पे शायद आपके पास वो उनके डिफॉल्ट 2 डीएनएस सर्वर्स हों, या किसी सर्वर पे आप रख रहे हैं वहां पे शायद 2 डीएनएस सर्वर हो, यहाँ पे 4 डीएनएस सर्वर होंगे। दूसरा ये कि ग्लोबली एज्योर ने इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि अ, जब आप अपनी वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो उसमें डीएनएस के चेक करने का टाइम भी काउंट होता है बैकएंड पे। तो लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट आपने बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज की हुई है लेकिन आपके डीएनएस सर्वर स्लो हैं, दूर हैं, तो आपकी वेबसाइट का स्टार्ट में जो डीएनएस का चेक करने का टाइम है वो आपकी साइट की ओवरऑल स्लोनेस में वो भी एक किरदार अदा कर सकता है। तो वो एजोर के डीएनएस जो है उस लिहाज से बड़े फास्ट हैं कि उन्होंने ग्लोबली उसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि आपको करीबी डीएनएस सर्वर से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जो आपका वेबसाइट है उसकी ब्राउजिंग में वो बेहतरी आती है। रेजिलियंसी और हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल जगहों पे हैं, कोई आईपी एक आईपी है लेकिन एक उस एक आईपी के पीछे
पूरा उनका डीएनएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या 4 डीएनएस सर्वर हैं तो उसमें 4 आईपीज आपको सामने नजर आ रही हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको एफिशिएंट एक्सेस दे रहा होता है। सही है, एनी कास्ट यूज हो रहा है एजूर डीएनएस में, ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उसमें क्लोजेस्ट डीएनएस सर्वर जो है वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और वो परफॉर्मेंस में हेल्पफुल होते हैं। हाँ, आर बी ए सी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स हैं, उससे डीएनएस के आप एक्सेस दे सकते हैं अपनी टीम मेंबर्स को कि ये अलाउड है कि डीएनएस सर्वर में चेंजेस कर सके या ना कर सके। डीएनएस के लॉग्स बन रहे होते हैं, कोई चेंजेस हो रही हैं तो उसके लॉग्स बन रहे होते हैं, वहां से चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिसोर्स लॉकिंग आप कर सकते हैं कि डीएनएस का रिकॉर्ड है, आप चाहते हैं कि उसमें कोई चेंज ना हो आपके कहने के बगैर, तो वो लॉक किए जा सकते हैं। तो डीएनएस में ये सारे ऑप्शंस हैं। ईज ऑफ यूज है, डीएनएस जो एज्योर में दिया गया है तो इजीली डीएनएस आप क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक ये डीएनएस से रिलेटेड एक ये और इम्पोर्टेंट है, इसका होस्ट फाइल आई गेस मोस्टली आपने यूज की होगी। मुझे हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि किस किस ने यूज किया, या बोल के अगर बताना चाहें तो। होस्ट फाइल, ईटीसी होस्ट्स, सर या मैंने यूज़ की है सही। समटाइम्स। कुछ ऐसा काम जो मैं जैसे अगर किसी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ और मैं अपने लोकल सिस्टम पे भी उसको एज ए वेबसाइट ही एक्सेस करना चाह रहा हूँ एज ए डोमेन नेम, तो मैं उसको होस्ट फाइल एडिट करके उसमें उसकी डोमेन नेम और लोकल होस्ट पे पॉइंट कर लेता हूँ, तो वो लोकल से यूज़ कर लेता हूँ। या एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें वेबसाइट जो थी वो मतलब अमेरिका में एक सर्वर पे थी, लेकिन उसको भी होस्ट असाइन नहीं हुआ था, तो हमने उसको उसके डोमेन उसकी परचेज नहीं की गई थी, तो एक डमी डोमेन लेके उसको होस्ट फाइल में ऐड करके उस आईपी से पॉइंट करके हमने यूज़ किया था। गुड गुड ग्रेट। जी सर, तो उससे हम लोग जी अपने इमरान। क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं फाइल को। नॉर्मली उनका प्रॉब्लम आता है एक्सचेंज रेजोल्यूशन के लिए, जब उनके एमएक्स रिकॉर्ड्स उनको प्रॉपरली अपडेट नहीं हुए होते और होस्ट रिजॉल्व नहीं हो पाता, तो उनकी लोकल होस्ट फाइल में उसको हम पॉइंट कर देते हैं मैनुअली उसको स्टैटिक करके, और देन आउटलुक स्टार्ट्स वर्किंग बेसिकली। तो एमएक्स रिकॉर्ड्स के लिए नॉर्मली, या लोकल राउटिंग जितनी भी स्टैटिक राउटिंग करनी हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं। सही। इमरान, आपका क्या ताल्लुक डेवलपमेंट से है? मेरे ख्याल है आपने कहा था। नहीं सर, आई एम फ्रॉम आईटी सिस्टम इंटीग्रेशन बेसिकली, वी अच्छा, आर दैट्स वही व्हाट वी जो आर डूइंग। हाँ सही, वही जो आपने लैंग्वेज यूज की तो वो टिपिकल हम आईटी वालों की, कि रिजॉल्व होना और एमएक्स जी। रिकॉर्ड, ये तो सही जी है, गुड है। सही। तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं आप लोग इस होस्ट फाइल को, और इसका ये था कि स्टार्ट में जब डीएनएस नहीं बना था तो ये होस्ट फाइल थी। तो होता ये था कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं ऑफिस में, या उस टाइम जो भी जिस किस्म का नेटवर्क बना हुआ था, तो उसमें करते ये थे कि हर एक अपने पास एक ये फाइल रखता था, होस्ट फाइल, और उस फाइल में नाम लिखे होते कि असद उसका आईपी ये है, या ये एक वेबसाइट है उसका आईपी ये है, या एक ये सिस्टम है उसका आईपी ये है, या ये मेरा मेल सर्वर है उसका आईपी ये है। लेट्स से कोई चेंज होती थी तो वो सब के पास वो फाइल जो है वो भेजते थे कि यार ये हमारी होस्ट फाइल है, ये अपडेट हो गई। वो सब अपने पास नोट कर लेते, अच्छा 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 ऐसे हो गया। तो वो हर एक के पास अपडेट हो जाती थी, और फिर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। तो जैसे जैसे उस टाइम का नेटवर्क बढ़ा, तो फिर इन्होंने फील किया कि ये तो बहुत मुश्किल है कि होस्ट फाइल में ये सारी चीजें की जाएं। तो फिर डीएनएस का कॉन्सेप्ट आया, फिर आगे डीएनएस की चीजें सेटअप हुई। और मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, होस्ट फाइल अभी भी यूज हो रहे हैं। तो सिस्टम्स में जो लिनक्स है वहां पे इसकी मैपिंग की जाती है ईटीसी होस्ट में। और विंडोज में है सी विंडोज 32 ड्राइवर्स ईटीसी होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट फाइल एक बनी होती है। मैं अगर शो करूं आपको तो मैं जाऊंगा सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स और ईटीसी, और ये मेरी होस्ट फाइल है।
नॉर्मली ये रीड ओनली होती है, तो अगर आपने इसे राइट क्लिक करके चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं कि मैं जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी में मैं जो मेरा यूजर है उसको मैं असाइन कर दूंगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है या ये वाला मेरा यूजर है, तो उसको मैं अलाउ कर दूंगा एडिट से कि ये अलाउड है कि इसको एक्सेस कर सके। इस तरह लिनक्स में आपके पास आप ये देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं या उनको मुख्तलिफ एंट्रीज की हुई हैं, वो हम कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। मैं अगर यहाँ पे करूँ लेट्स से 192.168.1.1.133 और geo.tv, ये दो एंट्रीज मैंने कर दी। तो लेट्स से ये अगर एंट्रीज मेरी उठा लेता है सिस्टम, तो मैं जब ब्राउज करूंगा जियो को तो वो मुझे कहेगा क्या नहीं ये पॉसिबल नहीं है इसको। तो सिस्टम क्या कर रहा है, जाके पहले मेरी होस्ट फाइल की एंट्री चेक कर रहा है और वहां से देख रहा है, फिर मुझे आगे रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा जियो यहाँ से डीएनएस के पास ये एक मेरा डीएनएस सर्वर है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बल्कि ये इनफैक्ट मेरा GoDaddy शायद हो रहा है यूज। अच्छा, एरर टाइम्ड आउट, वो उसके पास पहुंच नहीं पा रहा, तो ये एरर उसने मुझे डीएनएस का नहीं दिया, टाइम्ड आउट का दिया है। टाइम्ड आउट का क्यों दिया है, ये चलो एक चॉकलेट का क्वेश्चन है, किसी को आइडिया हो सके कि ये क्यों उसने मुझे डीएनएस का एरर नहीं दिया लेकिन टाइम आउट का दिया है। टाइम आउट होता है जब आपको जब पिंग कर रहे हो और दूसरी तरफ से रिस्पांस ना आ रहा हो, हाँ तो देन इट्स ये टाइम आउट। अच्छा ये कौन है, ये इमरान ही है, इमरान, जी सर। इमरान हल। अच्छा सही है, एक चॉकलेट यार मेरी तरफ से, जब भी लेट्स से हम मिले ऑफिस में तो ये मेरी तरफ से इनाम होगा। तो अब आईपी मिली है सिस्टम को, ये नहीं कि आईपी नहीं मिली, आईपी मिली है सिस्टम को, लेकिन जब उस आईपी के पास गया है, क्योंकि वो आईपी ये फेक सी आईपी मैंने दी थी यहाँ पे, तो इस आईपी से पूछ रहा है सिस्टम कि यार मुझे geo.tv दो। अब ये सिस्टम उसको बता रहा है कि यार आप या ये है ही नहीं सिस्टम यहाँ पे, तो वो ये ब्राउजर मेरा कंफ्यूज हो गया, उसने कहा कि यार मुझे तो कनेक्शन टाइम आउट हो गया, मुझे वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अच्छा, तो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं एक और एग्जांपल अगर दूं, लेट्स से आपकी कोई वेबसाइट है जो कि डोमेन पे डिपेंडेंट है, वर्डप्रेस एक बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल है, और मुख्तलिफ कोड हो सकते हैं जो कि उसी वेबसाइट पे ही काम करेंगे, वेबसाइट के नाम से ही काम करेंगे, आईपी से काम नहीं करेंगे, आईपी बेस्ड जो है वो शायद आप उसको ना ब्राउज कर सके। एक और एग्जांपल है, लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट किसी कंट्रोल पैनल पे है या किसी शेयर्ड होस्टिंग पे है, तो अब एक शेयर्ड होस्टिंग अगर आपकी है, शेयर्ड होस्टिंग पे एक आईपी पे आपकी 100 वेबसाइट्स हैं, तो आप उस आईपी बेस उसको ब्राउज नहीं कर सकते, तो आपने जरूर उस वेब सर्वर तक पहुंचना है, और उस वेब सर्वर को आईपी बेस उसको पहुंचना है, तो वो आप होस्ट फाइल यूज करके ही कर सकते हैं, और फिर अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपकी वहां पे वो वेबसाइट चल रही है, ठीक चल रही है, और आपको फील ये होगा कि आपके पास जो है वेबसाइट प्रॉपरली लाइव है, और उस लिहाज से टेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद फिर आप क्लाइंट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट करके उस वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो होस्ट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप यूज कर सकते हैं। नेट पे इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो लेट्स से आपने कोई अपनी वेबसाइट टेस्ट करनी है, होस्ट फाइल का सिर्फ होस्ट फाइल आपको याद है, तो आप नेट पे लिखें कि होस्ट फाइल एंट्री, तो वो आपको गाइड कर देगा। चैट जीपीटी पे देखें तो वो आपको गाइड कर देगा कि कैसे इसकी एंट्री की जा सकती है, और आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने की वैसे उसी तरह की सिंपल सी एंट्री है, लेकिन लेट्स से अगर आप भूल जाए तो सर ये एक एग्जांपल है होस्ट फाइल की, और मैंने शेयर किया। अच्छा, मैं अब और कुछ डीएनएस के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फर्दर इसके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डीएनएस में डीएनएस रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार वो है जहां पे आप
अपनी डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि GoDaddy एक रजिस्ट्रार है, इनॉम एक रजिस्ट्रार है, register.com एक रजिस्ट्रार है, pknick एक रजिस्ट्रार है। तो वहां पे आप DNS रजिस्ट्रार के साथ आप अपनी डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन .com है, .pk है, .net है, तो ये आपके टॉप लेवल डोमेन ये हो गए। नेम सर्वर्स आपके जो DNS सर्वर्स होते हैं उनको नेम सर्वर्स भी कहा जाता है। तो मैं अगर चेक करना चाहूँ कि मेरे कोई वेबसाइट है उसके नेम सर्वर्स क्या हैं, तो वो मैं जाके चेक कर सकता हूँ। अच्छा, DNS के रिकॉर्ड जो हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं अगर कंपेयर करूं उससे कि कोई वेब सर्वर में कोई मेरी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उस तरह की चीज नहीं है। DNS जो रिकॉर्ड्स हैं वो ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। DNS की आपकी जोन में जो चीजें लिखी गई हैं, जोन आगे हम देखेंगे, तो उसमें जो भी चीजें हैं वो ग्लोबली अवेलेबल हैं। तो किसी भी वेबसाइट की नेम सर्वर्स आप चेक कर सकते हैं। मैं अगर एक एग्जांपल दूं, whois.com एक ही वेबसाइट है, इजी और सिंपल टू यूज है। यहाँ पे तो डोमेन मैं रजिस्टर कर सकता हूँ कोई भी, बल्कि इनफैक्ट कोई डोमेन रजिस्टर भी कर लेते हैं किसी एक यूजर की हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ, मैं लेट्स से हमारी वेबसाइट है datamsquare.com, मैं हुईज देखता हूँ इसका, तो हुईज से मुझे इसके मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब डाटम स्क्वेयर का मुझे हुईज रिकॉर्ड जो है नजर जो आए हैं वो हैं GoDaddy से ये डोमेन रजिस्टर की गई है 2009 में, ये रजिस्टर की गई है 2009 में। डाटम स्क्वेयर जो है ऑफिशियली ये स्टार्ट की गई है और एक्सपायरी डेट इसकी है कोई इसी साल 8 मंथ में है, चंद महीने बाद ये एक्सपायर हो रही है। उस टाइम फिर जो भी इसके हमारे ओनर हैं वो इसको रिन्यू कर लेंगे। नेम सर्वर्स इसके अगर आप देखें नीचे एजूर के नेम सर्वर्स हैं, एजूर के DNS सर्वर्स यूज किए गए हैं। तो ये होस्टेड भी शायद एजूर पे हो, नेम सर्वर्स कम से कम इसके एजूर के हैं। नीचे और मुख्तलिफ चीजें हैं, इनफैक्ट प्राइवेट की गई हैं कि बाकी फर्दर जो इसकी ओनरशिप है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। तो ये whois.com और इसमें टॉप पे मैंने ये सर्च किया, यहाँ पे वहां से मुझे उसके नेम सर्वर्स मिल गए। मैं अगर एक और एग्जांपल करें हम जियो का कर लेते हैं, जियो.tv इन्होंने इनॉम से परचेज किया है, इन्होंने 2002 में स्टार्ट की है अपनी, और इसके नेम सर्वर जो हैं ये क्लाउडफ्लेयर के यूज कर रहे हैं। क्लाउडफ्लेयर एक CDN प्रोवाइडर है और मुख्तलिफ सर्विसेज में यूज हो रही होती है। DNS इनके यूज हो रहे हैं क्लाउडफ्लेयर के, और इन्होंने नीचे ओनरशिप के रिकॉर्ड्स इन्होंने भी इसको हाइड किया हुआ है, प्राइवेट किया हुआ है। अच्छा, डोमेन नेम वेबसाइट का नाम हो गया, सब डोमेन उस वेबसाइट का नाम का कोई इजाफी उसके साथ अगर कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है तो वो सब डोमेन उसकी हो जाती है, जैसे कि mail.datamsquare.com, development.datamsquare.com, staging.datamsquare.com, sandbox.datamsquare.com, तो वो इसके सब डोमेन्स हो गए। जोन फाइल वो एक फाइल होती है जिसमें उस डोमेन के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कुछ नाम हैं जो आपने याद रखने हैं। एक वन टाइम लर्निंग पाथ है इसका। पोर्ट 53 पे यूज हो रहा है DNS, इसके जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है 53 पे हो रही होती है। रिसोर्स रिकॉर्ड्स, जो DNS जोन फाइल होती है उस फाइल्स में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, स्पेशली A रिकॉर्ड है, MX रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड जो हैं उनको रिसोर्स रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो हमारी जो जोन फाइल उसमें रिसोर्स रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, मैं सिर्फ चंद DNS के टाइप्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और वो मोस्टली डेवलपर्स के लिए वो इनफ होते हैं।
तो वो मोस्टली उन्हीं को ही आगे पीछे करके सारे रिकॉर्ड्स अपने वो कर रहे होते हैं, और उनका यूज करना आप लेट्स से लर्न कर लेते हैं, तो इजाफी अगर कोई डीएनएस रिकॉर्ड जो कि आता है आपके सामने, तो उसका आप सर्च करके उसी टाइम उसका भी हल निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रिकॉर्ड जो है एक ए रिकॉर्ड है, तो डीएनएस ए रिकॉर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ थोड़ा सा, बल्कि मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट से मैं कर लेता हूँ, तो लेट्स से मैं किसी पिंग करता हूँ, कोई वेबसाइट है उसको, तो पिंग करके जो मुझे उसका रिजल्ट आएगा तो वो मोस्टली ए रिकॉर्ड उसका होता है। ये मुझे एक ए रिकॉर्ड उसका आ गया। या मैं अगर एक और कमांड है ns lookup datamsquare.com, तो मुझे ये उसका ए रिकॉर्ड एक उसका आ गया। इसको फर्दर देखते हैं हम। सी नेम रिकॉर्ड ये होता है कि कोई आ, नाम है उसका एलियस, जैसे कि मैं करूं mail.datamsquare.com, तो वो पॉइंट करेगा किसी दूसरे डोमेन नेम को, लेट्स से वो outlook.com उसको पॉइंट कर रहा है, तो वो एक उसका सी नेम रिकॉर्ड हो गया। तो मैं अगर करूं चेक यहां से mail.datamsquare.com, अच्छा इसका ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, इसका देख लेते हैं। मैं बल्कि एक और कर लेता हूँ, ns lookup कर लेता हूँ, इसका टाइप कर लेता हूँ mx या सी नेम, और मैं कर लेता हूँ type is equal to c name, ns lookup। अच्छा इसको देख लेते हैं, इसी कमांड्स देख लेते हैं, और ये सी नेम रिकॉर्ड भी डिटेल में देख लेते हैं। और थर्ड है mx रिकॉर्ड। mx रिकॉर्ड आपके ईमेल्स के लिए यूज हो रहा है, तो मैं अगर, और टेक्स्ट एक रिकॉर्ड है जो आपके टेक्स्ट उसके लिए यूज हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे आऊं और एक और वेबसाइट है mxtoolbox.com, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ डाटम स्क्वायर का ही हम चेक कर लेते। तो इसका mx रिकॉर्ड ये चेक कर रहा है बाय डिफॉल्ट। ये mx रिकॉर्ड इसका मुझे दे दिया कि इसकी mx रिकॉर्ड की एंट्रीज जो हैं वो इस होस्ट नेम पे हैं, ये उसका आईपी बन रहा है, और ये mx रिकॉर्ड उसका डीएनएस से उसने लाके मुझे दिया है। मैं यहाँ पे देखूं अगर, डीएनएस लुकअप, सिंपल डीएनएस लुकअप, तो मुझे यहाँ पे ये ए रिकॉर्ड उसका आ रहा है, यहाँ पे टाइप भी लिखी हुई है ए रिकॉर्ड। मैं www के साथ करता हूँ, ये इसका सी नेम रिकॉर्ड मुझे आ रहा है नजर, ये ए रिकॉर्ड था, और ये वाला जो था ये mx रिकॉर्ड था। इसमें इसकी प्रेफरेंस या प्रायोरिटी यहाँ पे लिखी गई है, और ये mx था। अच्छा, आई होप यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अच्छा, ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने GoDaddy से कोई डोमेन परचेज की है, और उसके डीएनएस के दो रिकॉर्ड्स यहाँ पे मैंने शो किए हैं, एक ए रिकॉर्ड है, एक सी नेम रिकॉर्ड है। अब ए रिकॉर्ड यहाँ पे @ लिखा गया है, जिसका मतलब है कि ये मेरी वेबसाइट पॉइंट करे किसको, एक आईपी को जो कि मेरे वेब सर्वर की आईपी है, और TTL टाइम टू लिव उसका वो 600 सेकंड है, कि अगर कहीं पे ये रिकॉर्ड जाता है, लेट्स से मेरे सिस्टम इसको कैश करता है, तो वो 600 सेकंड्स के लिए अपने पास कैश करे उसको, और फिर उसके बाद दोबारा डीएनएस सर्वर से दोबारा फ्रेश आईपी की दरखास्त करे।
ये दूसरा है सीनेम। इसमें www के लिए www के सब डोमेन, ये भी एक सब डोमेन है www, उसके लिए एंट्री की गई है और वो पॉइंट कर रहा है एट द रेट को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेन वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है। तो जब आप www के साथ ब्राउज करेंगे तो वो उसका मतलब यही होगा कि मेन वेबसाइट पे ही चले जाओ। और यहाँ पे भी एट द रेट यूज किया गया है, यहाँ पे भी एट द रेट यूज किया गया है। आपको शायद कुछ डीएनएस प्रोवाइडर्स पे वहां पे जाएं तो वहां पे आप ये वेबसाइट का नाम लिख दें तो वो खुद भी इसको एट द रेट पे चेंज कर देगा। मैं अगर यहाँ पे एट द रेट की जगह ये वेबसाइट का नाम लिखूं तो भी दैट इज फाइन। तो ये डीएनएस के सिंपल, ये ए रिकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा यूज होना है आपके लाइफ में, आपके डेवलपमेंट करियर में। आपको लेट्स से कोई नई स्टेजिंग वेबसाइट आप बना रहे हैं तो आप क्लाइंट को कहेंगे कि एक डीएनएस में जाके इस वेबसाइट की एक एंट्री कर दें, ए रिकॉर्ड बना दें बेशक उसका, और नेम में आप स्टेजिंग, उसको कहें कि स्टेजिंग डॉट आपकी वेबसाइट का नाम, और वैल्यू उसको जो आपका नया वेब सर्वर है जहां पे आप स्टेजिंग वेबसाइट रख रहे हैं तो वो अ, उसे कहें कि वहां पे कर दे। तो ये एक एंट्री जो है इससे आप क्लाइंट को कहेंगे, या खुद आपके पास अगर एक्सेस है तो वहां से जाके कर सकते हैं। तो आपकी स्टेजिंग की एक्सेस जो है वो वहां से आपको अपने लिए बना सकते हैं। ये एक सी पैनल है या प्लस, दोनों की सेम किस्म की सेटिंग्स होती हैं। ये वहां पे एक डीएनएस जोन फाइल की एग्जांपल है। अच्छा, ये एनएस लुकअप अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और एनएस लुकअप के पे जाने से पहले इनफैक्ट मैं आपको कोई डीएनएस जोन फाइल मैं दिखा देता हूँ किसी सर्वर पे हो। तो मेरा कोई कनेक्टेड सर्वर है, अच्छा लेट्स सी ये एक सर्वर मेरा, मैं जाता हूँ वार, यहाँ पे ये सारे डीएनएस जोन फाइल्स हैं। मैं कोई अपना, ये मेरे एक दोस्त की वेबसाइट है, ये इसकी डीएनएस जोन फाइल है। अब इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे आके कमांड लाइन से कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन इस जो ये दिखाने का मकसद ये था कि ये फॉर्मेट है उसका जोन फाइल का, ये एक जोन फाइल है। यहाँ पे ये सी पैनल ने खुद बनाई है और ये एक जोन फाइल है, उसमें डिफाइन किया गया है कि उसके ए रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसमें ये पिछले गोडैडी में यहाँ पे एट द रेट था, उसमें एट द रेट और फिर ए रिकॉर्ड और आईपी का था। यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है, तो दोनों सेम ही चीज है। आप वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं, एट द रेट भी दे सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। और ये वेब सर्वर की आईपी है कि जहां से ये लाइव है। तो मैं अगर ये navid.com को मैं पिंग करूं, अगर ये लाइव है इसकी वेबसाइट अब तक, पिंग navid.com, तो ये मुझे इसी आईपी से मुझे रिस्पॉन्ड आएगा। अच्छा, navid.com, ये शायद इसकी लाइव नहीं है अब, और ये शायद इसकी वेबसाइट डाउन है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हैं ये डीएनएस के, इसको जरा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि एनएस लुकअप की जो हमारा टूल है उससे हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने उसमें एक टाइप में गलती, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एनएस लुक, मैं क्लियर कर लेता हूँ एनएस लुकअप। अब मैं इस सर्वर के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, ये मेरा डीएनएस सर्वर है, और
बल्कि मैं पहले ये चेक कर लेता हूँ कि सर्वर मैं चेंज कर लेता हूँ, उसको कर लेता हूँ ये गूगल का डीएनएस सर्वर मैंने कर दिया। तो अब मेरा जो सारे जो क्यूरीज मैं करूंगा डीएनएस की, तो वो मुझे ये सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा गूगल का। मैं इससे हाइफन टाइप इज इक्वल टू ए कर देता हूँ, स्मॉल ए या बड़ा ए डजंट मैटर। तो वो मुझे फिर ए रिकॉर्ड उसके टाइप, अच्छा मैं आई गेस मेरे सिस्टम के एनएस लुकअप में कोई मसला है। टाइप मैं करता हूँ इज इक्वल टू ए, तो सेट है आई गेस, यस यस यस, टाइम हो गया, ये अप्लाई की हुए सेट टाइप इज इक्वल टू ए। हाँ, अब यहाँ पे मैं करता हूँ datum square.com, ये मुझे ए रिकॉर्ड उसका दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे लोकली मैं सेट टाइप इज इक्वल टू ए, और मैं इससे पूछता हूँ कि datum square.com, तो मुझे वो datum square की आईपी दे रहा है। और मैं अगर करता हूँ सेट टाइप इज इक्वल टू mx, तो ये मुझे datum square.com की mx आईपी दे देता है, जो कि मुझे वहां से मिल रही थी। तो एनएस लुकअप एक बहुत बेस्ट टूल है जिससे आप डीएनएस के रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्यूरी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं एनएस लुकअप। अच्छा, ये वाला फॉर्मेट ट्राई कर लेते हैं, मैं ट्राई कर लेता हूँ एनएस लुकअप माइनस टाइप इज इक्वल टू ए और datum square.com, तो ये मुझे उसकी दे रहा है। ये फॉर्मेट चले ज्यादा बेहतर आपके लिए, जरा बेस्ट होगा। मैं अगर यहाँ पे करूँ इसके एनएस टाइप, मुझे तो नेम सर्वर उसने सारे दे दिए, तो मैं इस डेटाबेस को क्यूरी कर रहा हूँ, जो जोन फाइल है उसको मैं क्यूरी कर रहा हूँ एनएस लुकअप से। अच्छा, बिफोर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं ये डीएनएस के, ये कुछ क्वेश्चन से मैंने बनाए हैं। तो मैंने जो चीजें एक्सप्लेन की उस लिहाज से हमने इसके आंसर्स देने। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग अ वेबसाइट ऑनलाइन? मतलब आपकी वेबसाइट आपने ऑनलाइन करनी, फर्स्ट स्टेप क्या है आपके ख्याल में, क्या है? बेशक सारे माइक अपना अनम्यूट कर दें, मुझे ये इसमें कोई हेल्प कर दें। इमरान के अलावा, इमरान आपने एक चॉकलेट आपका हो गया, दूसरा चॉकलेट नहीं लेना। Right, sir. But to speak in just मुझे 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 फील हो गया था आप जवाब देने वाले। right, sir. रजिस्टर्ड डोमेन नेम। सही है, और कोई? सर होस्टिंग जो है ना, क्या होस्ट, गेटिंग होस्टिंग प्लान फ्रॉम होस्टिंग प्रोवाइडर, सही है। वेबसाइट सबसे पहले सर कीवर्ड रिसर्च जिस चीज पे आप बना रहे हैं उसकी फोकस करनी चाहिए। हम्म, सही है। अच्छा, मैं ये करता हूं, आपका आंसर ये था, तो दैट्स नॉट इट। अ होस्टिंग प्लान विदाउट अ डोमेन नेम वोंट डू यू मच गुड। आपके पास होस्टिंग प्लान अगर है तो वो फायदा नहीं है जब तक आप उस होस्टिंग के साथ डोमेन रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते। तो ये करेक्ट आंसर है। तो वेबसाइट कोई भी ऑनलाइन आपने करनी है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उसके लिए डोमेन लें और उसको इवन रिजर्व कर लें।
बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्लाइंट के साथ या आपस में कोई हमने प्रोजेक्ट करना है, तो उसका सबसे पहले हम नाम जाके रिजर्व कर लेते हैं, उसका डोमेन नेम रजिस्टर कर लेते हैं। तो मैं किसी रजिस्ट्रार के पास जाके मैं उसे कहूंगा कि यार ये मेरी डोमेन नेम है, ये रजिस्टर कर दो, अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, अभी बल्कि टेस्ट करते हैं। तो वो अगर अवेलेबल हो तो वो मेरे लिए रजिस्टर कर लेगा। अभी मेरी ना होस्टिंग है, ना मैंने कोड लिखा है, ना बाकी कुछ कोई स्टाफ हायर किया है, मैंने सिर्फ डोमेन रजिस्टर कर ली और मेरा आइडिया है, उस आइडिया की बेस पे मैंने वो डोमेन रजिस्टर कर ली। तो डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, और मुझे ये आंसर किसने सही दिया था यार? ये चॉकलेट इट वाज मी, आतिफ। आरिफ, आतिफ सही। आतिफ, मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ आपका नाम। अच्छा, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज, अच्छा आतिफ और इमरान के अलावा आप आंसर देना। व्हाट इज द कंपनी लाइसेंस टू, व्हाट इज द कंपनी लाइसेंस टू सेल डोमेन नेम कॉल्ड? कंपनी जो अलाउड है डोमेन नेम सेल कर सके, वो कौन है? उसको क्या कहते हैं हम? वेब होस्टर कहते हैं, रजिस्ट्रार कहते हैं, डोमेन ब्रोकर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जहां से डोमेन नेम रजिस्ट्रार। परचेज किया जा सके? डोमेन ब्रोकर, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार आपने कहा? हाँ, मेरा ख्याल है जी। यार डोमेन ब्रोकर होगा। अ, अगर हम बात करें GoDaddy की तो उसको हम रजिस्ट्रार ही कहेंगे, क्योंकि हम्म, अगर वो डोमेन हमें अवेलेबल करवा रहा है तो ज़ाहिर है उसके हम्म, पास अथॉरिटी होगी कि वो सेल भी कर सकता है। सही है, सोच लें ये लॉक कर लूं। अगर रॉन्ग आंसर हुआ तो एक चॉकलेट जो है आपसे लेके फिर आगे मैंने आतिफ को देना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, लॉक रजिस्ट्रार। कर लूं? जी। हम केबीसी खेल रहे हैं तो ये मैंने लॉक कर लिया इसको। तो ये आंसर सही है, करेक्ट है। रजिस्ट्रार ही कहते हैं, जैसे कि गोडैडी एक रजिस्ट्रार है, जिससे register.com एक रजिस्ट्रार है, या domainplanet.com भी एक रजिस्ट्रार है। तेजोस एक रजिस्ट्रार है, ये tesos.com पे, अभी tesos.com पे जाके हम कोई डोमेन भी रजिस्टर कर लेते हैं। अच्छा, कैन अ पर्सन हैव देयर डोमेन नेम रजिस्टर्ड विद वन कंपनी and a hosting plan from another company? ये is it possible? चॉकलेट Can के a बगैर ही आंसर दे person, दें? जी, तो चॉकलेट के बगैर ही आंसर दे दें अब? ये एक तो ये कि चॉकलेट फाइन भी लग रहा है और चॉकलेट जो है वो इनाम में भी मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने पहले से आंसर दे दिया है उन्होंने आंसर नहीं देना। सही जी। कौन है हमारे साथ आज के कोई और यूजर? शहबाज। Sir, I think yes. अच्छा, तो ये कैसे पॉसिबल है यार कि एक डोमेन जो है वो कहीं और हो, होस्टिंग कहीं और हो, उसको वो तो चीजें बिगड़ नहीं जाएंगी बहुत? या कर लूं आंसर? यस। सर यस सर, आई थिंक क्योंकि इसका है कि जो आपकी डोमेन होता है सिंपली आपका एड्रेस होता है, और जो होस्टिंग होती है वो हम्म, आपकी जो मतलब एक्चुअल जहाँ पे आपकी फिजिकल फाइल्स पड़ी होती हैं। तो आप डोमेन जैसे एग्जैक्टली। आपको रेडी की बात करें, आप वहाँ से कर सकते हैं, और जो आप होस्टिंग है वो आप अज्योर से या कहीं से भी कर सकते हैं उसको, और फिर आप उनको सही है, लिंक कर सकते हैं। लेकिन शहबाज इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे थोड़ा सा। मैं अगर लेट्स से मैं यस कर लेता हूँ, तो फिर आपसे फिर फर्दर क्वेश्चन है। अगर श्योर। सही है, चलें आप कह रहे हैं कि डोमेन नेम कहीं और से रजिस्टर की जा सकती है, होस्टिंग कहीं और से रजिस्टर की जा सकती है, तो फिर उनको कंबाइन कैसे करेंगे? उनका कैसे वो होगा? सर वो होस्ट फाइल के जरिए कर सकते हैं। होस्ट फाइल से? यस शहबाज, सर। हाँ हाँ, होस्ट फाइल से। यस सर, होस्ट फाइल कंबाइंड तो फाइल सिर्फ आप मेरे सिस्टम पे कह होती है। रहे हैं, देखिए थोड़ा आप इलेबोरेट करेंगे कुछ? मैं elaborate कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि डोमेन नेम और होस्टिंग अलग अलग कंपनी से ली जा सकती है या नहीं। आपने आंसर किया यस। तो फिर क्वेश्चन है, इन दैट केस हाउ विल द डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्लान कनेक्ट? डोमेन नेम और होस्टिंग प्लान कनेक्ट कैसे होंगे? मतलब ये है कि मैं
डोमेन नेम मैंने GoDaddy से ले ली, होस्टिंग मेरी एश्योर पे किसी वर्चुअल मशीन पे है। अब मैं जब ब्राउज करता हूँ अपनी वेबसाइट shehbaz.com, तो वो मेरा मतलब अ, पता कैसे चलेगा कि इस वेब सर्वर के पास जाना है? पॉइंट समझ आया मेरे आपको? यस सर। सर जैसे हम कर रहे हैं, मतलब हमारी लिनक्स की मशीन है तो वहाँ पे एक फाइल होती है, वहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं कि इस आईपी एड्रेस की, इस डोमेन नेम की, इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट ये डोमेन नेम लोड करनी है, या इस डोमेन हम्म नेम के अगेंस्ट, मतलब जब भी रिक्वेस्ट आएगा उस डोमेन पे, उसके बैक एंड पे क्या होगा कि जो आईपी होगी वो उससे मतलब डाटा लोड होगा। तो वो एक फाइल होती है हम्म। लिनक्स में, तो वहाँ पे हम इसको पॉइंट आउट करते हैं आई थिंक। वो होस्ट फाइल की बात कर रहे हैं आप? यस सर। अच्छा नहीं यार, होस्ट फाइल से तो नहीं हो सकेगा। होस्ट फाइल तो सिर्फ मेरे सिस्टम के लिए है, वो तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। अगर shehbaz.com मैं अगर करूँ पिंग shehbaz.com, ये किसी की होगी डोमेन। मैं कर लेता हूँ, कोई और किसी की है कोई डोमेन किसी की? datamsquare.com, ping, हेलो, ping datamsquare.com। अच्छा, ये हेलो, मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? नो सर, कनेक्टेड। नहीं सर, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं ये कर लेता हूँ। पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड datum square डॉट डबल सी, ये आ गई आईपी। ये डाटम स्क्वेयर जो है डोमेन रजिस्टर की गई है GoDaddy से, आईपी इसकी है एजूर पे। दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं? कोई आंसर अगर कर सके। दो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। एक ये है कि दे विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट को खुद ही पता चल जाएगा कि यार एक डोमेन रजिस्टर की गई है और उसकी होस्टिंग जो है उस बंदे ने एजूर से लिया है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि दे विल कनेक्ट वाया डोमेन नेम सर्वर्स, डोमेन नेम सर्वर्स जो है उसके जरिए कनेक्ट हो सकेंगे। डोमेन नेम सर्वर सही है। हम्म, सही है, करेक्ट है ये। तो डोमेन नेम सर्वर जो है वहां पे वो डीएनएस आएगा काम, और ये अभी हम इसको करके देख भी लेते हैं। अच्छा, व्हेन यू टाइप अ डोमेन नेम इन योर ब्राउजर, हाउ डज द ब्राउजर नो वेयर एग्जैक्टली टू गो? माय सिस्टम हैज अ लार्ज डेटाबेस ऑफ डोमेन्स एंड आईपीज, जैसे कि होस्ट फाइल आपकी है, तो आपका सिस्टम जो है उस होस्ट फाइल से ब्राउजिंग करता है, या द ब्राउजर आस्क्स द डोमेन नेम सिस्टम and gets the domain translated into an IP, या ये ऑप्शन है? ये इजी क्वेश्चन है, इस पे चॉकलेट नहीं है यार। अगर कोई सोच रहा है कि इस पे चॉकलेट मिलेगा, तो चॉकलेट नहीं है इस पे। लेकिन जो इजी है, मतलब कोई आंसर देना चाहे तो, इस वजह से कोई आंसर ही नहीं दे रहा मेरा ख्याल है। हेलो, This is सर from the जिन्होंने पहले DNS सर आंसर मैं server, दिया वो सर नहीं दे सकते? whatever you provided. हम्म, आतिफ आपको तो आइडिया होगा। यस सर। हाँ, कोई और मुझे DNS से ही रोशन, करेगा वो, DNS सर्वर रोशान, से। डीएनएस सर्विस, इमरान, इमरानुद्दीन। जी अच्छा अच्छा, इमरान। सही, बिल्कुल ये आंसर होगा क्योंकि डीएनएस गाइड करता है। तो हम देखते हैं डीएनएस के डेमो की तरफ जाते हैं। ऐसे कर लेते हैं कि असल डेमो वही होता है कि यार जो कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। एक ये वेबसाइट है, प्रोजेक्ट है हमारा tesus.com, उस पे जाके हम कोई डोमेन नेम की तरफ चले जाते हैं, कोई 25। अच्छा, कोई भी अपनी कोई डोमेन रजिस्टर कराना चाहे तो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं और आगे उसके लिए डोमेन रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ मैं, और उस पे हम सारा प्री टेस्टिंग करते रहते हैं। किसी के है जहन में कोई कोई नाम? हेलो, कोई भी अपनी कोई डोमेन रजिस्टर कराना चाहे तो यहाँ पे मेरी तरफ से वो उसके लिए गिफ्ट हो जाएगी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ,
हम कर लेते हैं shehbaz.com। अच्छा, shehbaz.com इज नॉट अवेलेबल। मैं कर लेता हूं कोई और। हम्म। एक क्वेश्चन ये बस। है कि एक डीएनएस के ऊपर अगर मैंने डोमेन उसको रजिस्टर करा ली है और हम्म। बाद में मुझे अगर उसको ट्रांसफर कराना है किसी दूसरे डीएनएस पे, लाइक मैंने अज्योर पे डीएनएस सर्वर यूज किया, लेटर ऑन आई वांट टू गो ऑन AWS एंड गूगल ड्यू टू सम रीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ द डीएनएस सर्वर, तो वो ट्रांसफर हो जाती है डोमेन एक तरफ से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे? बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफर, एक सर्वर से नहीं, एक रजिस्ट्रार से दूसरे एक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार से पे दूसरे ट्रांसफर हो रजिस्ट्रार, जाए। जैसे एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो डोमेन जो है मतलब वो इसके एक अंदर रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार पे ट्रांसफर होती है, और बिल्कुल वो हो जाती है। होस्टिंग जो है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर होती है। तो मैं अगर ये लेट्स से ये एक ऑप्शन है मेरे पास, ट्रांसफर डोमेन। ओके, ट्रांसफर डोमेन, ओके। हाँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसको बता सकता हूँ कि मेरी डोमेन है shehbaz.com, और इसका ऑथ कोड है। ऑथ कोड जो मेरा रजिस्ट्रार होता है वही मुझे प्रोवाइड करता है। तो मैं उस वहां से लेके कोई ऑथ कोड होगा, डिफरेंट किस्म के होते हैं, इस तरह का कोई कोड होगा, ओके, वो मीन वो कोड आप उसको ऐड वो करेंगे। अपनी हाँ, वहां से कोड जनरेट करेंगे तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तो दैट आफ्टर दैट इट विल ट्रांसफर ओवर देयर। एग्जैक्टली exactly। तो वहां से ओके। जो है मैं वो कोड लेके यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा, तो ये मेरे डोमेन ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकेगा। मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स ओके। से अगर मैं करूँ तो मैं ये देखिए मेरे डोमेन ट्रांसफर का वो ये ऑथ कोड के अगेंस्ट वो चेक करेगा। तो ये मैं कंटिन्यू करता हूँ तो वो आगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस डोमेन ट्रांसफर में फ्रॉम वन रजिस्ट्रार टू अनदर रजिस्ट्रार तकरीबन 7 डेज लगते हैं। ट्रांसफर का प्रोसीजर ये है कि ऑथ कोड आप लेते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर जो ओनर है उसको ईमेल जाती है। मुख्तलिफ डोमेन प्रोवाइडर्स के जरा डिफरेंट हो सकते हैं। ओनर अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो वो डोमेन ट्रांसफर स्टार्ट हो जाती है। डोमेन ट्रांसफर जो है वो फिर 7 डेज लेती है, उसके बाद फिर वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ प्रोवाइडर्स के पास ये भी ऑप्शन है कि डोमेन पुश कर सकें, तो वो आपका 1-2 दिन में अगर आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं तो वो पुश होकर दूसरे रजिस्ट्रार की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। डोमेन ट्रांसफर में जो है डीएनएस रिकॉर्ड जो है आपके जैसे पुराने सर्वर पे किए गए थे, नए सर्वर पे आपने दोबारा आपने सारे रिकॉर्ड्स करने होंगे। तो वो वहां से डीएनएस रिकॉर्ड्स आपने कॉपी करने होंगे इस नए सर्वर पे, नए जो भी रजिस्ट्रार है उस पे बनाने होंगे, ताकि जब आप की चीजें कॉपी हो जाएं तो वेबसाइट जो है वो डाउन टाइम ना आए। अच्छा, इस दौरान 7 दिन में वेबसाइट डाउन नहीं होती, वेबसाइट आपकी चलती रहती है, क्योंकि डीएनएस जो है वो संभाल रहे होते हैं। आपकी ट्रांसफर होके जब नए रजिस्ट्रार के पास आती है तो नए नेम सर्वर्स एक्टिव हो जाते हैं। वो नए नेम सर्वर्स के पास अगर आपने वहां पे रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली अपने ऐड किए हुए हैं, जैसे ये जोन फाइल थी, तो वो मेरी जोन फाइल अगर मैंने यहाँ पे भी प्रॉपर्ली ऐड की हुई थी, जो भी लेट्स से ये फाइल थी navi.com वाली, तो वो अगर मैंने नए प्रोवाइडर के पास भी ऐड की हुई है तो मेरी वेबसाइट पे कोई डाउन टाइम नहीं आएगा। एक रजिस्ट्रार से बैकएंड पे वो दूसरे रजिस्ट्रार तक कॉपी ट्रांसफर हो जाएगी और वो एक्टिव हो जाएगी। आई होप मैं डिटेल में ये आंसर कर जी जी, पाया हूँ। थैंक यू सो अच्छा, मच। हाँ, हम कर रहे थे डोमेन रजिस्ट्रेशन कोई। अम, मैं अपने लिए कोई कर लेता हूँ कि डोमेन अगर मैं करूँ इस server.com, लेट्स से मैं, अच्छा ये नहीं है अवेलेबल, मैं करता हूँ कोई भी डोमेन लेना है सर। हाँ, कोई भी डोमेन नेम जो आप रजिस्टर कराना चाहें, मैं आपके लिए रजिस्टर कर लेता हूँ और वो आप फिर फ्यूचर में अपने लिए यूज करें फिर बेशक। सर जी पाचन लकी कर देना। जी, पाचन लकी ये एक आ, इंजेक्टर है सर। मुझे समझ नहीं आई, जरा एक लिख दें यहाँ पे। इंजेक्टर है, सिंगल पेज के लिए जो कर सकते हैं। मैं ये हाँ हाँ, भेज देता हूँ। अच्छा मैं
ये भेज दिया है सर, यहाँ पे चेक कर दो। अच्छा, पैचर लकी, यस सर। पैचर लकी .com, ये कर दें? हाँ, ये अवेलेबल है, $11 जी है। मैं इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ जाता हूँ, नेम सर्वर्स डिफॉल्ट इसके ये हों, और ये एक डोमेन ट्रांसफर का था, ये हमें नहीं चाहिए। ये डोमेन रजिस्ट्रेशन का मैं चेकआउट की तरफ चला जाता हूँ। यहाँ से मैं लेट्स से अपने ही अकाउंट से इसको रजिस्टर करा लेता हूँ, और ये मैं आपको, आप बाद में बेशक रजिस्ट्रेशन अपनी कर लें तो मैं आपको ये ट्रांसफर करा दूंगा ये डोमेन। अच्छा, ये ओके सर। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, लेट्स से मैं ऑर्डर नाउ पे लेटर से कर लेता हूँ और कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। अच्छा, ये हो गई मेरी कंप्लीट। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग में बंद कर देता हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ताकि इस डोमेन को हम लाइव कर सकें। अरे ये तो आप अपने $11 इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, दिस इज नॉट फेयर। यार ये किसकी तरफ से रिक्वेस्ट थी? ये थी साहब शहबाज की की। तरफ से, सिप्तान की। सिप्तान भाई हमारा, खैर है बस उसके लिए कि हो जाएगी डोमेन रजिस्ट्रेशन। ये हम डोमेन फिर इस महीने सारा यूज करेंगे इसको, और फिर आगे फिर ये फिर यूज कर सकेंगे इसको। अच्छा, और मेरी स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही आपको? नो सर। चलो सही है, शुक्र है। आ, people- अच्छा, बैक टू क्लाइंट एरिया कर लेता हूँ मैं, और मैं डोमेन्स में माय डोमेन्स। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर लेता हूँ और इसको देखते हैं फर्दर। अच्छा, अच्छा जी, हम बैक हैं ऑनलाइन, और ये मेरी स्क्रीन शेयर हो के नज़र आ रही होगी आपको। ये एक डोमेन थी, इसको मैंने परचेज कर लिया है, और इसके सेटिंग्स हम देख लेते हैं। ये नेक्स्ट ड्यू डेट इसका ये आ रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट इसकी आज की आ रही है। मैं अगर देखूं इसको whois.com में, ये क्या नाम था इसका, ये नाम
अच्छा ये जी डोमेन रजिस्टर हो चुकी है, नेम चीप से रजिस्टर हुई है, आज रजिस्टर हुई है, और नेम सर्वर्स इसके ऑटोमेटिकली ये हैं। असद मोमन साहब ने इसको रजिस्टर किया है, लेकिन मैं इसकी आपको इसकी जो डोमेन है ओनरशिप मैं वो बाद में आपको दे देता हूँ। अच्छा सिप्तान, आप ये कर लें कि तेजोस में जाके यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लें, रजिस्ट्रेशन कर लें। सिंपल tesos.com पे जाके टॉप पे ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन का, ये रजिस्टर, तो यहाँ से रजिस्टर कर लें, मैं फिर आपको ये ट्रांसफर करा दूंगा। तो नेक्स्ट फिर आपके अकाउंट से इसकी अगर कुछ चेंजेस करनी हो तो वो हम कर सकेंगे। अच्छा इसमें अगर मैं देखूं तो डोमेन लॉक है, ये अगर इनेबल्ड हो तो ये डोमेन ट्रांसफर नहीं की जा सकती किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास। ये मैं डिसेबल करूंगा रजिस्ट्रेशन लॉक, तो फिर ये ट्रांसफर की जा सकती है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से मैं ये जो हुईस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी ये मैं चेंज करना चाहूँ तो ये यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह वो चेंज की जा सकती है। इसकी तरफ मैं ज्यादा नहीं जाता, मैं नेम सर्विसेज के देख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। नेम सर्वर जो है इसके फिलहाल डिफॉल्ट है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एश्योर के, तो एश्योर के नेम सर्वर्स यूज करके और इसको वहां से लाइव करेंगे। डीएनएस मैनेजमेंट में आता हूँ, तो यहाँ पे मेरा डीएनएस जोन फाइल, this module could not find any existing DNS zone file for the domain name. Do you want to create empty zone file now? वो कह रहा है कि यार आपकी कोई होस्टिंग नहीं है, आपकी कोई जोन फाइल नहीं है, आपका कोई इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। वो मैंने कहा कि उसे यार आप जोन फाइल इसकी क्रिएट कर दें, तो एक एम्प्टी जोन फाइल इसने क्रिएट कर दी। यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि इसको बता सकता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है तो उसका ए रिकॉर्ड क्या हो, आईपी मैं उसको दूं, तो लेट्स से समथिंग 82.23.22 डॉट समथिंग जो भी है, हम वेब सर्वर को बनाते हैं एश्योर पे, तो वो उसकी आईपीज मैं दे सकता हूँ। अच्छा मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं जरा यहाँ पे आता हूँ। अच्छा अनलॉक टैब, वो कह रहा है कि यार अनलॉक इसको ना रखो और लॉक कर लो, तो मैं इसको वापस लॉक कर देता हूँ। अच्छा मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं जरा नोटपैड में ये समझाने की कोशिश कर लेता हूँ तो वो आप पे बेहतर समझ आएगा आपको। हमारे पास डोमेन है ये, टू मेक इट लाइव आई हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट नेम सर्वर्स, नेम सर्वर्स में मैं दे सकता हूँ कोई भी प्रोवाइडर, जैसे कि एज्योर के नेम सर्वर्स मैं यूज कर सकता हूँ। ये सेकंड ऑप्शन मेरे पास है कि यूज डिफॉल्ट नेम सर्वर्स ऑफ द प्रोवाइडर, जो भी प्रोवाइडर है, लेट्स से ये तेजोस प्रोवाइडर है हमारा, तो उसके जो नेम सर्वर्स हैं वही मैं यूज करके, जो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे फिलहाल तेजोस के नेम सर्वर्स यूज हो रहे हैं, तो मैं तेजोस के नेम सर्वर्स यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे ही मुझे डीएनएस मैनेजमेंट मिल जाती है। ये डीएनएस के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ उसने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट क्रिएट कर लिए कि यार ये वेबसाइट इधर पॉइंट कर रही है, तो इसका www जो है उसने खुद ही बना लिया, सी नेम वो इधर पॉइंट कर रही होगी, और बाकी एमएक्स भी उसने इधर ही पॉइंट करा दी, तो 3-4 रिकॉर्ड उसने मेरे लिए बना दी। अच्छा तो डिफॉल्ट नेम सर्वर्स ऑफ द प्रोवाइडर्स जो कि है लेट्स से तेज होस्ट है, तो तेज होस्ट, अब मेन टारगेट टू मेक इट लाइव आई नीड डीएनएस जोन फाइल, तो वो जोन फाइल एश्योर के पास भी बनाई जा सकती है और वो तेजोस के पास भी बनाई जा सकती है। फिर उस जोन फाइल में मैं फिर ए रिकॉर्ड या सी नेम रिकॉर्ड या जो भी रिकॉर्ड है वो बना सकता हूँ। अब अगर मैं एक हम जाते हैं एश्योर पे,
आई थिंक आई एम ऑलरेडी साइंड इन। मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ। मेरा पोर्टल है। मैं डीएनएस जोन्स में जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं नई नई जोन फाइल बना रहा हूँ। मैं क्रिएट डीएनएस जोन फाइल करता हूँ। सब्सक्रिप्शन इसको देता हूँ मैं। जो नई सब्सक्रिप्शन ये बना लो और इसका नाम मैं इसको दे देता हूँ कि क्रिएट न्यू, और ये सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं बना देगा। इसी में सारा फिर हम ये काम करते हैं। और नेम इसका है this zone is a child of the existing zone already hosted in Azure DNS। नहीं, ये child नहीं है, ये मेन डोमेन है। और रिसोर्स ग्रुप एलोकेशन कहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ, वैसे ये कोई इशू नहीं, कहीं पे ये बनाया जा सकता है। और वो बाकी हमारी किसी भी, अच्छा पिछला हमने, बल्कि ये जो फर्दर भी चीजें बनाए तो फिर एक ही उसमें बनाएंगे हम। मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको यूएस सेंट्रल में बना लेता हूँ जो मोस्ट फेमस है। नेम, अच्छा इसका ओनर सिब्तान है और प्रोजेक्ट है हमारा इजी 900 ग्रुप 2। और मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ और ये मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब जोन फाइल इसकी यहाँ पे बन रही है, इस डोमेन की, जो अभी रिसेंटली अभी हमने रजिस्टर की। तो वो डोमेन हमारी एक्टिव हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वो तेजोस के नेम सर्वर दिखा रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए तेजोस के नेम सर्वर्स। मैंने इस पे एजूर के नेम सर्वर्स यूज करने। और बाकी काम मैंने एजूर में करना है इसका। अच्छा, ये मेरी बन गई। गो टू द रिसोर्स, मैं रिसोर्स में आया और यहाँ पे लेट्स से ऐड अ रिकॉर्ड में करता हूँ। और यहाँ पे मैं नाम, उसको यही नाम है। मैं फिलहाल नाम में कुछ नहीं लिखता। और एलियस सेट इसको अब अभी हम नहीं करते। और सिंपल मैं इसको आईपी दे देता हूँ। ये वाली कोई आईपी है, एक हमारे सी पैनल सर्वर की है, ये आईपी मैंने इसको दे दी। डीएनएस रिकॉर्ड है, जैसे यहाँ पे बन रहा था डीएनएस रिकॉर्ड्स, ये ए रिकॉर्ड है, सी नेम रिकॉर्ड है, एमएक्स रिकॉर्ड है, एनएस रिकॉर्ड, नेम सर्वर्स। तो उसी तरह यहाँ पे है। यहाँ पे ये इसके एनएस रिकॉर्ड्स हैं और ये उसका ए रिकॉर्ड है। आई होप इजी है, अब कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको। मैं एक और भी बना देता हूँ www वाला, और इसका मैं कर देता हूँ, ये सी नेम कर देता हूँ। और सी नेम का इसका मैं कर देता हूँ, इसकी वेबसाइट का नाम जो है वो जैसे वहां पे बने हुए हैं बिल्कुल वैसे ही हमने एक दो रिकॉर्ड यहाँ पे भी बना लिए। ये मैंने एक ये वाला रिकॉर्ड बनाया है और दूसरा ये वाला रिकॉर्ड बनाया है, ये दो रिकॉर्ड बना लिए, ताकि जब हम वहां पे डीएनएस अपडेट करें तो हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड रिकॉर्ड हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डीएनएस, बल्कि आईपी डिफरेंट है। मैं ये आईपी यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये इस आईपी को मैं रिमूव कर देता हूँ, दूसरी आईपी को मैं सेव करके ऐड कर देता हूँ। अब इसमें और इसमें सिर्फ थोड़ा इंटरफेस का फर्क है। इसका इंटरफेस डिफरेंट है, इसका इंटरफेस डिफरेंट है, लेकिन रिकॉर्ड्स बिल्कुल वही हैं। ए रिकॉर्ड है, सी नेम रिकॉर्ड है, एमएक्स रिकॉर्ड है। यहाँ पे क्या है,
ए रिकॉर्ड है और सी नेम रिकॉर्ड है। एमएक्स रिकॉर्ड अभी हमने क्रिएट नहीं किया, अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। चलिए, सर इस पेज को रिफ्रेश और कीजिएगा, आईपी चेंज नहीं हुआ है गेस। अच्छा, आईपी मैंने वो डिफरेंट ऐड कर दिया था और वो चेंज नहीं हुआ। अच्छा, वो ऐड हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को ब्राउज करते हैं। हमने ब्राउज ही नहीं की, अभी रिसेंटली हमने रजिस्टर किया है, तो क्या पता ये काम ही ना कर रही हो। इतनी जल्दी लाइव होना हो जाएगी? ये तो लाइव हो चुकी है, देखें। सी पैनल का कोई डिफॉल्ट पेज आ रहा है जिस सर्वर की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। ये डिफॉल्ट किसी डीएनएस सर्वर की तरफ इसने पॉइंट कर दी जहाँ पे सी पैनल इंस्टॉल्ड है, तो उनका एक डिफॉल्ट पेज आ रहा है। तो वो कह रहा है कि यार सॉरी, अपने होस्टर से रब्ता करें, और आपकी वेब सर्वर तो कह रहा है मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन आपकी वेबसाइट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि होस्टिंग नहीं है आपकी यहाँ पे। तो हमें इनसे कंसर्न ही नहीं है, हमने होस्टिंग इसकी वैसे भी एज्योर पे बनानी है, तो वो स्टेप हमने करना है। अब यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई हैं? मेरा क्वेश्चन आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, तो मुझे कोई एक चॉकलेट का सवाल है, बता दे कि अब मैंने एज्योर पे भी इसकी जोन फाइल बना दी है, और वो ये आपको नजर आ रही होगी। इसकी तेजोस पे भी नेम जोन फाइल बनी हुई है, वो आपको वो यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं इसको बताऊंगा कैसे कि यार ये डोमेन जो है, आप ये एज्योर वाले नेम सर्वर्स यूज करें, आप ये वाला जोन फाइल यूज करें, एज्योर वाला। ये तेजोस वाला जोन फाइल ना यूज करें। सबसे पहले तो इमरान के अलावा जवाब दे दें, आखिर में फिर इमरान जवाब दे दे। अगर कोई जवाब ना दे सके तो इमरान फंसेगा फिर। और इमरान का एक चॉकलेट मैंने सोचेगा अगर अगर आंसर गलत दिया। जी आतिफ, सर, सर हम तेज होस्ट में नेम सर्वर एडिट करेंगे, उसको क्या बताएंगे कि करेंगे? अब आपने ये नेम तेज होस्ट में इसका अच्छा नेम मुझे, सर्वर ऐड करेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे गाइड करते जाए, मैं तेज उसमें आया। मैं कहाँ जाऊँ यहाँ आपसे? मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ, ये डीएनएस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। सर नेम सर्वर में जाएं, सेक यस, हम्म, यहाँ पे हम नेम सर्वर 1 2 जो ये हम एडिट करेंगे, और इसको हम जो हमारे एज्योर का नेम सर्वर है वो यहाँ पे देंगे। सही है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यूज कस्टम नेम सर्वर्स कर लेता हूँ बिलो, यस एंटर सर। बिलो। अब मैं कस्टम नेम सर्वर्स एज्योर के मुझे कहाँ से मिलेंगे? सर वो आपको एज्योर में मिल जाएंगे, आई गेस, ये लिखे हुए राइट साइड में ये ऊपर। एज्योर है, ये वाले। यस सर। अच्छा, मैं ये ऐड कर देता हूँ। और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, और चेंज नेम सर्वर्स मैंने कर दिया। तो हाँ जी, मेरे नेम सर्वर्स अपडेट हो गए। तो अब हो क्या रहा है कि ये मेरी डोमेन इस सर ये जोन फाइल से अब बैकग्राउंड बात नॉइज आ करेगी। रही है सर, काफी ये क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ जी, आई गेस इमरान की साइड से या वसीम की साइड से आ रही है। इमरान, इमरान। अच्छा, मैं इमरान को म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये नेम सर्वर्स हमारे अपडेट हो गए। फैंटास्टिक। ये जवाब किसने दिया था मुझे? आतिफ ने। आतिफ, आतिफ बेस्ट यार, वेरी गुड। आपका डेवलपमेंट से ताल्लुक है ना? यस सर। यार बहुत जबरदस्त। ये आंसर जो था एक डेवलपमेंट की साइड से, बहुत जबरदस्त आंसर है। अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिकॉर्ड देख लेता हूँ कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है। तो वो कह रहा है यार 15 मिनट बाद आके चेक करो। 15 मिनट बाद हमने चेक नहीं करने, हमने अभी चेक करने। मैं वो एनएस लुकअप से पूछ लेता हूँ कि अब क्या पोजीशन है। एनएस लुकअप हाइफन टाइप जो है हमारा इज इक्वल टू एनएस है, और वेबसाइट का नाम है, नहीं, वेबसाइट का नाम है मेरा, ये है
तो मेरे पास नेम सर्वर्स अभी भी इसी के आ रहे हैं। अच्छा, मैं आईपी कॉन्फ़िग सर वैसे ऑनलाइन फ्लश अपडेट हो चुके हैं डीएनएस, सर। हाँ ये हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, किसी और प्रोवाइडर के पास चेक कर लेता हूँ इसको। मैं nslookup.io MX पे चेक टूलबॉक्स, किया मैंने। और एक और भी है डीएनएस चेकर। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि ये मुझे नेम सर्विस बता दो इसके एनएस, और मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये वर्ल्ड वाइड जो है देख रहा है कि मुख्तलिफ इन्होंने सर्वर्स रखे हुए हैं, वहां पे उनके पास क्या रिजॉल्व हो के आ रहा है। तो सबके पास ये एजोर के नेम सर्वर्स ही रिजॉल्व होके आ रहे हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड आपकी एक डीएनएस रेजोल्यूशन का वो दिखा रहा है। कुछ उनके सर्वर डाउन है, और जो अप है उन पे सब पे ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे ये एक के पास नहीं हुआ, इस एक के पास पुराने आ रहे हैं। तो यहाँ से आप डीएनएस रेजोल्यूशन का एक वैसे ओवरव्यू ले सकते हैं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन ये कि एक अप्रोक्सीमेट आपको, लेट्स से कोई डोमेन या कोई चेंज आपने किया है, कोई ए रिकॉर्ड आपने चेंज किया, और उसको आपने फर्दर देखना है कि यार हर जगह वही आईपी आ रहा है या नहीं कोई और आईपी आ रहा है। तो ये एक अच्छा टूल है, व्हाट्स माई डीएनएस डॉट नेट। अच्छा, अब मेरा ये जोन फाइल एक्टिव है। पहले मेरी ये तेज होस्ट में जो जोन फाइल थी डीएनएस मैनेजमेंट में जो मेरे पास थी, वो एक्टिव थी। अब यहाँ पे मैं अगर कोई रिकॉर्ड ऐड करता हूँ तेज होस्ट पे, मैं कह देता हूँ स्टेजिंग हम इसका बनाएंगे, स्टेजिंग, और इसका आईपी हम रखेंगे, लेट्स से यही वाला रख देते हैं। तो स्टेजिंग मैंने इसका ये रखा, या और ए रिकॉर्ड मैंने इसके बनाया। ये मेरे पास अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास नहीं चलेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे जो है नेम सर्वर शायद पुराना ही उठा रहा है। देखते हैं ये क्या लेके आता है मुझे। रिकॉर्ड इज इक्वल टू ए, और इसका जो था, तो मैंने स्टेजिंग का चेक करना है, STA। अच्छा, इसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा है उसके पास। मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला मेरा जोन फाइल जो है ये एक्टिव नहीं है। तो इससे आपको ये आइडिया हो कि कहीं पे भी जोन फाइल बना देने से कोई वो अपनी हो जाती है वो वेबसाइट। आपने अम, उस जहाँ पे जोन फाइल है उसके नेम सर्वर आपने अप करने हैं, और फिर उसी जोन फाइल में आपने एंट्रीज करनी है। तो अब मेरा रेलेवेंट जोन फाइल जो है वो एजूर का है, मैंने यहाँ पे एंट्री करनी होगी। ये पॉइंट समझ आया ना? AGGING स्टेजिंग है, और मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, तो वो फिर जो मेरी अब ये एंट्री में मैंने सही जगह पे की है, और ये वाली स्टेजिंग वाली जो है मेरा ये ओवर द इंटरनेट जो है लोग उसको देख सकेंगे, यूज कर सकेंगे। यहाँ पे मेरा लोकल जो है ये डीएनएस कैश की वजह से इसको नजर नहीं आ रहा। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पे इससे पूछ लेता हूँ STAGGING, और इसको ए रिकॉर्ड कह देता हूँ कि ये एक रिकॉर्ड मैंने बनाया, वो कह रहा है बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसको कोई और दे देता हूँ, डेव दे देता हूँ, तो उसका मुझे बताएगा। उसका नहीं बता रहा, कहता है नहीं डेव की कोई एंट्री नहीं है। तो डेव वाली कोई ब्राउज करेगा तो वो नहीं मिलेगी उसकी, लेकिन स्टेजिंग वाली अगर हम ब्राउज करेंगे तो वो इसी वेब सर्वर पे जाएगा। डॉट ये वेबसाइट का नाम, तो ये भी इसी वेब सर्वर की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि डीएनएस में थोड़ा सा और मैं गाइड कर देता हूँ। डीएनएस में देखें तो दो किस्म के हैं, एक ये डीएनएस जोन है, ये पब्लिक डीएनएस जोन है, दूसरे ये प्राइवेट डीएनएस जोन भी है। तो लेट्स से अगर आपका कोई लोकल लैन है, उसमें मल्टीपल सर्वर्स हैं या मल्टीपल मशीन्स हैं जिनको आप एक दूसरे के साथ उनको कनेक्ट करना है, उनकी आईपीज जो हैं वो प्राइवेट आईपीज हैं, जैसे कि 10 डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग।
वो आगे जाके हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर भी करेंगे। तो उन आईपीस और उन सर्वर्स के आपस में अगर कम्युनिकेशन डीएनएस के थ्रू करवानी है कि आप लिखें कि सर्वर वन, तो वो सर्वर वन की आईपी आ जाए, पिंग करें सर्वर वन को, सर्वर वन की आईपी आ जाए, या मैनेजमेंट स्टूडियो में सर्वर वन लिखें और उसका लॉगिन पासवर्ड लिखें तो सर्वर वन कनेक्ट हो सके, तो वो एंट्रीज यहाँ से की जा सकती हैं। मैं अगर करूं तो तकरीबन उसी तरह का इसका भी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये प्राइवेट उसके लिए होगा, और वो ये वाला जो है, ये जो हमने यूज किया तो ये पब्लिक के लिए, पब्लिक मोस्टली यूज हो रहा होता है, और प्राइवेट जो है हम ज्यादा इसमें कवर नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेट का आइडिया आपको होना चाहिए। ये कोर्स में इतना ज्यादा नहीं है डिटेल में जितना डिटेल में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कोर्स में सिर्फ ये है कि डीएनएस जोन हो, उसका आइडिया हो आपको कि है क्या और कैसे काम करती है। हम ये है कि इसका प्रैक्टिकल जो है वो किसी वर्चुअल मशीन के साथ फर्दर इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं, होपफुली कल देख लेते हैं इसको, तो फर्दर इसकी कल एक सेशन कर लेते हैं, और उसमें वर्चुअल मशीन से रिलेटेड और कुछ चीजें हैं तो वो एक्सप्लोर करके उस आगे लेके जाते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कुछ बात करनी हो, कुछ सजेशंस हो कि कोई चेंजेस चाह रहे हो, तो जरूर मोस्ट वेलकम हम डिस्कस कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर जिस तरह ये वेब होस्टिंग का आपने अभी प्रोसेस किया था कि डोमेन परचेज किया था, तो सर इसमें जब भी हम डोमेन परचेज करेंगे उसके साथ हमें फाइल स्टोरेज के लिए ऑलवेज स्पेस मिलती है, या कुछ प्रोवाइडर ऐसे भी हैं सिर्फ डोमेन नेम ही सिर्फ हमें देते हैं, बाकी फाइल स्टोरेज के लिए हम लोग एज्योर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं? ये सारे प्रोवाइडर के साथ स्पेस भी अवेलेबल होती है जो हम वेब होस्टिंग लेते हैं? सही है। अच्छा, एक वेबसाइट के लिए जैसे जिक्र किया गया, एक डीएनएस है, दूसरा होस्टिंग है, तो होस्टिंग जो आपका क्वेश्चन है बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये दो चीजें इसके साथ होंगी, एक डीएनएस चलेगा, दूसरा इसके साथ वेब सर्वर चलेगा, तो फिर ये साइड चीजें इसकी कंप्लीट हो सकेंगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी हो सकेंगी। तो डीएनएस का हमने कवर कर लिया। अब वेब सर्वर में ये है कि मैं यहाँ से कोई परचेज कर रहा हूँ, लेट्स से समथिंग, कोई वेबसाइट का नाम है .com करूँ, तो ये इस रजिस्ट्रार को मैं कहता हूँ ये डोमेन मेरी परचेज कर दो, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन उस टाइम आपसे डिस्कस नहीं किया, जरूरी नहीं थी इसलिए, तो यहाँ पे होस्टिंग का ऑप्शन है मेरे पास, तो वो कह रहा है कि यार ये डोमेन तो है आपके पास, इसकी होस्टिंग नहीं है कोई भी, तो क्लिक हियर टू ऐड होस्टिंग। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसी प्रोवाइडर की होस्टिंग, मैं कोई लेट्स से ये इकोनॉमी पैकेज है cPanel का, या मैं कोई विंडोज की होस्टिंग का पैकेज है, मैं ये इसमें यहाँ से देख लेता हूँ, मैं ये प्लस विंडोज होस्टिंग, तो ये मैं विंडोज की होस्टिंग है, मैं वो उसके साथ ऐड कर देता हूँ। तो चूज दिस डोमेन, इस डोमेन के साथ मैंने वो यूज करनी है, सही है। और ये मेरी इकोनॉमी प्लस की इकोनॉमी विंडोज का पैकेज है, जिसमें मैं विंडोज होस्टिंग मेरे पास मिल जाएगी। मैं इसको एनुअली कर लेता हूँ, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब इसमें एक पॉइंट है, मैं वो आपको समझा देता हूँ आखिर में। मैं यहाँ पे आया, चीजें सही हैं, एक होस्टिंग पैकेज इसमें आ गया, एक डोमेन रजिस्ट्रेशन इसमें आ गई, मैं चेकआउट कर देता हूँ। मैं वही प्रोसेस है, मैं जाके मैं बैंक ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड से इसकी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का मैं यहाँ पे जो भी नंबर शंबर है वो दे के मैं कर लेता हूँ, सही है। फिर होगा क्या कि एक ही प्रोवाइडर से मैंने डीएनएस परचेज कर लिया, डोमेन नेम परचेज कर लिया जो कि डीएनएस से रिलेटेड है, एक ही प्रोवाइडर से मैंने होस्टिंग परचेज कर ली जो कि वेब सर्वर से रिलेटेड है, तो वही प्रोवाइडर ही मेरे लिए सारी एंट्रीज कर देगा। क्योंकि उस होस्टिंग प्रोवाइडर को पता है कि यार ये डोमेन है और ये होस्टिंग है, और ये आपस में दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, तो वो एंट्री सारी वहीं पे ही आपको करके दे देगा, और आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। तो मोस्टली ये डीएनएस चेंजेस वाला पार्ट जो है वो तब आपको फेस करना पड़ता है जब आपकी कोई वेबसाइट आपने होस्टिंग एक जगह से ली हो, डोमेन दूसरी जगह से ली हो, तो उसमें फिर वो आपका ये पॉइंट आता है कि आपने फिर जोन जो है उसको क्रिएट करना है कहीं पे भी, और
उससे रिलेटेड फिर काम करना है। वसीम अस्सलाम क्लियर वालेकुम है सर। ये? जी वालेकुम सलाम जी असद। जी सर, थैंक यू, इट्स क्लियर, थैंक यू। सर लास्ट लेक्चर की स्लाइड्स और वीडियोस प्लीज अपलोड करवा दें, थैंक यू। हाँ स्लाइड्स मैं शेयर कर लेता हूँ। वीडियो आरके साहब के पास होंगी। आरके साहब हमारे पास के हैं। अच्छा के डिफरेंट है और आरके मैं जरूर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि वो उनकी वीडियोस अपलोड कर लें और वो अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू अच्छा सर। ये डीएनएस हमने कवर किया है। डीएनएस जो है इम्पोर्टेंट है हमारी जो अ, आगे हमने करने हैं तो उससे अब जरा आसानी रहेगी। तो हम वर्चुअल मशीन जो है इसमें कल जो है एक वेबसाइट लाइव कर देते हैं डीएनएस की एंट्रीज करके और बाकी वर्चुअल मशीन से अगर उससे रिलेटेड जो चीजें रहती हैं कुछ स्किल सेट का वो देख लेते हैं। तो ये कवर कर लेते हैं तो हमारा ये और ये दोनों चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट में होगा तो फिर नेक्स्ट में क्या होगा, लेट्स से एक और टॉपिक आता है तो उसमें डीएनएस सर्वर मेरा ये होगा और वेब सर्वर मेरा वेब एप्स हो जाएगा। कल मेरा डीएनएस सर्वर एज़्योर डीएनएस होगा और वेब सर्वर मेरा वर्चुअल मशीन होगा। फिर नेक्स्ट वीक लेट्स से कोई टॉपिक आता है तो इसमें डीएनएस मेरा एज़्योर का डीएनएस ही रहेगा और वेब सर्वर मेरा एज़्योर कंटेनर्स हो जाएगा। तो ये एक इस तरह से हमारा ये टॉपिक चलेंगे और सर बाकी भी जो टॉपिक्स हैं हाँ। सर एक क्वेश्चन था सर, इट मीन कि जो हम नेक्स्ट आगे करेंगे नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स, उसमें जो आपने वेब सर्वर का जिस तरह एक्सप्लेन किया था वो हमें अलग से परचेज करनी पड़ती है, तो वही फिर हम एज़्योर वर्चुअल मशीन जिसमें हम अपना कोड रखकर उससे लिंक करेंगे और इसी तरह सेकंड वेब एप्स, थर्ड कंटेनर्स, राइट? ऐसे ही? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। कल के लेक्चर में हम वर्चुअल मशीन को ही टारगेट करेंगे, अभी उसी तरफ नहीं जा रहे वेब एप्स की तरफ या कंटेनर्स की तरफ। और वर्चुअल मशीन में ही हम वेब सर्वर बना लेंगे और वर्चुअल मशीन वेब सर्वर और एज़्योर डीएनएस इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे और एक वेबसाइट लाइव कर लेंगे। अभी हम अगर देखें तो एक अगली सा पेज आ रहा है, सॉरी, तो ये नहीं आना चाहिए। हमारी कोई मजे की वेबसाइट होनी चाहिए तो उस पर हम काम कर लेंगे। कोई हमारी जो हमने ये परचेज किया है इसकी कोई अच्छी सी वेबसाइट हम बना लें और इसको एज़्योर वर्चुअल मशीन में हम होस्ट कर लें। सही। कोई असद का आई गेस कोई क्वेश्चन आने वाला था या किसी का क्वेश्चन हो तो वरना हम वाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा कोई फीडबैक, चीजें सही जा रही हैं गलत जा रही हैं जरूर शेयर करें यार, थोड़ा सा गपशप ही लगा लेते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग इसकी